सामन प्रोग्राम सुन रहे हैं आप हवा की बेटियां और मैं हूं नबीला। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर रोबन। और डॉक्टर रोबन से हम पिछले प्रोग्राम में एक नहायत अहम मौजू पे बात कर रहे थे और वो मौजू था यरकान। और यरकान के बारे में डॉक्टर रोबन ने हमें बहुत सारी मुफीद बातें बताई, एहतियात बताई और भी बहुत सी ऐसी बातें जो शायद हम नहीं जानते थे, डॉक्टर साहब ने हमें बताई। और हम बात कर रहे थे यरकान कैसे आगे फैलता है और उसमें भी डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी बातें बताई थी। और हमारी बात यहाँ पे रुकी थी कि ये यरकान जो नशा करते हैं लोग, उनके ज़रिए भी आगे ट्रांसफ़र होता है। तो ये कैसे होता है, जो बात हम पिछले प्रोग्राम में नहीं कर सके, आज उसको पूरा करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और जो पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे उसी बात को हम आगे लेकर चलेंगे। आपको याद होगा कि हम क्या बात कर रहे जी थे? शुक्रिया। हम जो यरकान की वजूहात थी जी जी पिछले प्रोग्राम में उन पे बात कर रहे थे। तो ज़िक्र कर रहे थे हम कि ये जो नशा के आदी लोग होते हैं जी। उनमें भी एक से दूसरे को ये होता है और वो इसको आगे फैलाने का भी मौजब बनते हैं। तो वजह वही है इनमें कि क्योंकि वो एक दूसरे को नशा देते हैं सिरिंजेस के ज़रिए, तो नीडल्स वही के एक ज़रिए। दूसरे को तो सिरिंज जब लगा वो देते हैं। आपस में उसकी शेयरिंग करते हैं तो उससे इन्फेक्शन एक से दूसरे को और बाज़ का जो सेहतमंद लोग भी होते हैं उनमें भी ट्रांसफ़र हो जाता है। एक और वजह भी होती है इसके बी और सी के ट्रांसफ़र होने की। अगर कोई औरत या मर्द जी। मुतासर हैं इस बीमारी से, तो अगर वो आपस में कोई जिस्मानी ताल्लुक़ रखते हैं तो उससे भी एक से दूसरे को ये मुंतकिल हो जाता है। यानी अगर हेपेटाइटिस बी या सी औरत को है तो वो मर्द को लग सकता है जी उससे, बिल्कुल। और अगर मर्द को है तो उनसे औरत को लग सकता जी है। बिल्कुल तो इस तरह। डॉक्टर साहब, ये एक जो मियाँ बीवी का ताल्लुक है वो एक नेचुरल बात है, तो इससे हम नहीं रोक सकते। तो फिर कैसे मुमकिन है कि हाँ जी, अगर कोई इसमें अगर बीवी मुतासर है या शौहर मुतासर हैं तो जो प्रोटेक्शन है उस अमल के दौरान वो करना ज़रूरी हो जाता है। उन नहीं एहतियाती तदाबीर को जी, इस्तेमाल एहतियाती करना बहुत तदाबीर। ज़रूरी है। और उसमें फिर एक से दूसरे को जो मुंतकिल होने के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बी और सी तकरीबन एक ही बात, जो हमने ट्रांसफ़र होने की बात की, हेपेटाइटिस बी और सी में कोई फ़र्क है? जी, फ़र्क इनकी शिद्दत का है और इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उनका है। जो हेपेटाइटिस बी है वो सी की निस्बत ज़रा कम ख़तरनाक है। जी। हेपेटाइटिस सी जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है और उसकी जो उससे होने वाले जिगर के नुकसानात हैं या अमवात हैं उनकी शरह भी ज़्यादा है। तो दोनों ही बीमारियां यानी कि हेपेटाइटिस बी और सी इंसानी जिगर और जान के लिए यकसा नुकसानदेह हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ए, बी और सी ये अलग-अलग बीमारियां हैं, या ये कि ए का इलाज नहीं हुआ तो वो बी की सूरत कर गया और बी का नहीं हुआ तो वो सी की सूरत अख्तियार कर गया? नहीं, ये तीनों अलग बीमारियां हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस से होती हैं। जी। ये जो वायरस हैं जो ये बीमारी का मौजब बनते हैं उनका नाम ABC वायरस है। अच्छा वैसे जी। आजकल और भी वायरसेस हम्म। दरियाफ्त हुए हैं और उनको उन्होंने आगे DE इस तरह के नाम दिए हैं, लेकिन ज़्यादा जो आम है, ज़्यादा कॉमन है, वो यही तीन है। अच्छा डॉक्टर साहब, पानी कहते हैं बहुत बड़ी वजह है। जी, पानी से जो हेपेटाइटिस होती है वो हेपेटाइटिस ए है और वो अच्छा जी। सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाली हेपेटाइटिस है। वो ख़ास तौर पे बच्चों में या उन लोगों में जो बाज़ार का खाना खाते हैं या अच्छा। नल से डायरेक्ट पानी पी लेते हैं जिसमें कि किसी ना किसी तरीके से इस बीमारी के जरासीम होते हैं। तो वो जिस्म में दाखिल होकर जिगर पे असरअंदाज होते हैं और इस बीमारी को कॉज करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया बाहर का खाना खाने से, इसको ज़रा इसको थोड़ा तफसील से बताएंगे। खाना तो वही होता है, घर में भी पक रहा है, बाहर पक रहा है, तो क्या फ़र्क क्या है इसमें? देखिए, खाना जो बाहर का है उसमें ये होता है कि आप अगर कोई सैलड्स खा रहे हैं या ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो कुक्ड नहीं है, जो पकी पकी नहीं हुई है, नहीं है, हाँ जी। तो उसमें ये जरासीम अभी ज़िंदा ही होते हैं, तो वो बीमारी का मौजब बन सकते हैं। या जो आपको सर्व कर रहा है बंदा, उसकी हाइजीन कैसी है, उसकी सफाई अपनी कैसी है, उसके हाथों में, नाखूनों में किसी ना किसी तरह से अगर इन्फेक्शन मौजूद है तो वो आपके जिस्म में मुंतकिल होकर बीमारी कर सकता है। और एक वजह ये भी हो सकती है कि जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे थे वो अच्छी तरह से नहीं धोए जाते और जी। अगले बंदे को दे दिए और जाते अगर हैं। हाँ जी, और अगर धोए जा रहे हैं तो वो उस गंदे पानी में ही धोए जा रहे हैं और वो
उसमें कोई वो जो साफ़ करने के लिए सर्फ है या विम वगैरह उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उससे भी ये चीज़ एक से दूसरे को मुंतकिल होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मुझे बताइए कि अगर खातून खाना को इन तीनों बीमारियों में से कोई एक बीमारी है, और जाहिर है कि हम काम तो ख़वातीन ही करती हैं, तो क्या एहतियात कर सकती हैं वो, क्योंकि खाना बहरहाल उन्होंने ही पकाना है और सर्व भी उन्होंने ही करना है, तो क्या एहतियात हो सकती है कि ये बीमारी घर के दूसरे अफराद तक मुंतकिल ना हो? देखें, जो बी और सी है जी। ये तो इस तरह डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं होती अच्छा जी। कि खाना पका रही हैं तो हो गई, या इस तरह अगर जी जी। खाना अपनी सफाई का ख्याल रखें तो फिर ये ट्रांसफ़र नहीं होती। लेकिन जो ए है वो इस तरह से मुंतकिल हो सकती है उसके उनके बच्चों में या शौहर में। तो उनको ख़ास तौर पे जब वो वॉशरूम से होके आती हैं तो अपने हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए, क्योंकि इसका रूट ऑफ ट्रांसफ़र जो है, ये मुंतकली का जो इसका ज़रिया है वो यही है। अच्छा जी। तो उसको अच्छी तरह नाखून उन्हें छोटे रखने चाहिए ताकि नाखून में कोई ज़र्रात ना फंस जाएं, और अपनी सफाई का, ख़ास तौर पे हाथों की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अक्सर माएँ होती हैं डॉक्टर साहब कि बच्चे छोटे हैं, जिस गिलास में ख़ुद पानी पिया उसी में आके बच्चे को पिला दिया, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है बीमारी आगे जाने की? जी, इससे भी हो सकता है, क्योंकि अगर बॉडी सिक्रीशंस भी मिक्स हो जाएं आपस में तो उससे भी ट्रांसफ़र होने के चांसेस भी हैं। डॉक्टर साहब, जो माएँ दूध पिलाती हैं उनमें अगर ये बीमारी है तो क्या वो दूध पिलाना जारी रख सकती हैं? देखिए, इसमें दो किस्म की ओपिनियंस हैं लोगों की। कुछ लोग तो कहते हैं कि जिन माँ को बी या सी है उनको ब्रेस्ट फीड जारी रखनी चाहिए, उनको नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे में ट्रांसफ़र तो होता है, दूध के ज़रिए बच्चे में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है, लेकिन उनका ख्याल है कि जो दूध ना पिलाने की वजह से जो बच्चे में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी ये इससे कम होंगी अच्छा। जब हम फीड दे रहे होते हैं। कुछ लोग ऑल टुगेदर इसको मना भी कर देते हैं कि इसको ना दी जाए मदर फीड, और इनको कोई फार्मूला मिल्क दे दिया जाए ताकि ये जो जरासीम इसमें मुंतकिल हो रहे हैं इससे बच सके बच्चा। लेकिन हम रूटीन में वैसे कह देते हैं कि आप दूध अगर पिलाना जारी रखें। दूध पिलाना जारी रखें, और कुछ लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं और उनके किसी पहले बच्चे में इस किस्म का कोई मसला हुआ था तो फिर हम उन्हें कह देते हैं कि जी आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर बेशक आप फार्मूला मिल्क यूज़ कर लें। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि अगर माँ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो फार्मूला दूध, यानी गाय या भैंस का दूध जो है वो बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए? गाय या भैंस का दूध तो समझ लीजिए कि तीसरे नंबर पे आता है। अच्छा जी। पहले नंबर अच्छा, पे माँ का दूध हाँ है, जी। फिर फार्मूला मिल्क है, और अगर कोई फार्मूला मिल्क भी नहीं ले पा रहा तो उसके लिए तो फिर एक ही ऑप्शन रह जाती है, गाय या गाय या भैंस का भैंस दूध। का दूध। और गाय या भैंस के दूध में से क्या सजेस्ट करेंगे आप? गाय का दूध ज़्यादा बेहतर होता है या भैंस का दूध ज़्यादा बेहतर होता है? दोनों ही एक कहते हैं जैसे हैं। कि दूध हल्का होता है भैंस का। गाय का हल्का होता है। हाँ हाँ जी, गाय का गाय का दूध ज़रा हल्का है और भैंस का हैवी, या उसमें कुछ मिनरल्स ज़्यादा होती हैं, नमकियात वगैरह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात और बता दीजिए कि दूध में से जरासीम जो है, गाय या भैंस के जो दूध में से भी तो जरासीम होते हैं ना, जी वो बच्चे में मुंतकिल नहीं होते? जी, वो उसी वक्त मुंतकिल होते हैं जब उसको प्रॉपरली बॉयल ना किया गया हो। ठीक है, बर्तन साफ हो, दूध अच्छे तरीके से बॉईल किया हो, और जिस बर्तन में आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं वो साफ हो, वो तो तो फिर कोई जरासीम जो है जी वो बच्चे को तंग नहीं करता। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी सी बातें बताई हैं, और अगर हम इन बातों को अपने पल्ले से बांध लें तो मेरा ख्याल में बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और सामाइन, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले आपको अपना पता बताऊँगी ताकि आप हमें ख़त लिख सकें, हमें टेलीफ़ोन कर सकें, और हमें ईमेल के ज़रिए राब्ता हमसे रखें। तो मुझे जानते हैं आप, मेरा नाम नबीला है और मैं आपके साथ ये प्रोग्राम करती हूँ, और आपसे अब इजाज़त चाहूँगी।